आज मैं सेकेंड चैप्टर राजा, किसान और नगर से जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उस पर मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। इससे पहले मैं आपको जो मैंने बता दिया था, जो पढ़ा दिया था, उस पर थोड़ी सी मैं एक बार और पुनः थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहता हूं कि उसको आप लोगों ने उम्मीद करता हूं पढ़ भी लिया है, लेकिन उसमें अशोक के अभिलेख और लिपियां जो जेम्स प्रिंसेप वाला था उस पर क्वेश्चन आते हैं। लिपियों पर बच्चे कंफ्यूजन इस बात में करते हैं कि वो भाषा और लिपि में अंतर नहीं समझ पाते, क्योंकि अगर पूछ देता है कि किन भाषाओं में लिखे गए थे तभी वही आंसर देते हैं, और पूछ देता है किन लिपियों में अभिलेख पाए गए तो वही आंसर देते हैं। तो इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि लिपि और भाषा में अंतर होता है। तो जो उसको आप देख करके पढ़ लेना उसको ढंग से। इसके अलावा मेरा एक चीज और कहना था उसमें कि मौर्य प्रशासन पर क्वेश्चन आता है। मौर्य साम्राज्य की विशेषता और मौर्य साम्राज्य की जानने के क्या स्रोत हैं, एक इम्पॉर्टेंट था ये, इस पर भी आपको थोड़ा ध्यान देना है। इसके अलावा जो महाजनपद है उसमें से जो शक्तिशाली महाजनपद मगध था उस पर एक क्वेश्चन आता है, उसको भी आपको ध्यान रख करके उसको पढ़ना था। ये इन चीजों का मैं पिछली बार जिक्र किया था, लेकिन लिपि के बारे में और भाषा के बारे में उतना आपको इम्फेसाइज नहीं किया था, इसलिए इसको फिर से मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूं कि इसको आप ध्यान से देख लेना। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जहां से आज से मैं शुरू करूंगा, वो है आपका कि मौर्य राजधर्म के नवीन सिद्धांत। दरअसल बात ये थी कि मौर्य साम्राज्य का विस्तार तो हुआ, तो क्या पूरे भारत में मौर्य साम्राज्य था? तो आपको मैंने बताया कि दक्षिण में जो उसका बॉर्डर था वो कर्नाटक के पास तक था। तो उसके बाद किसका शासन था? जैसे कि केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये जो क्षेत्र बच गए थे, तो उस समय समकालीन वहां भी कुछ वहां पर राज्य थे जिसको हमें देखना है। वो थे चोल, चेर और पांडे। ये तीन वहां पर राज्य उपस्थित थे जो केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में स्थित थे। तो आपको ये ध्यान देना है कि चोल कहाँ थे, चेर कहाँ थे और पांडे कहाँ थे। तो जो चेर साम्राज्य था वो आज का केरल, चेरों को केरल पुत्र भी कहा जाता है। तो जो केरल था वो चेरों का राज्य था, और जो चोल थे वो तमिलनाडु वाला क्षेत्र जो था वो चोलों के अंतर्गत था, और पांड्य जो थे वो तमिलनाडु का उत्तरी भाग और आंध्र प्रदेश वाले एरिया में आपके पांड्य स्थित थे। इसको आपको देखना है कि चोल, चेर, पांड्य ये कहाँ थे। अब वहां के प्रशासन के बारे में कैसे हमें जानकारी मिलती है? तो फिर वही क्वेश्चन फिर एक बार पुनः उठ करके आता है, स्रोत। दक्षिण भारत के बारे में जो राज्य चोल, चेर, पांड्य, उनके जानकारी के स्रोत जो हमारे पास है वो तमिल साहित्य है, जिनको संगम साहित्य भी कहा जाता है। जो संगम साहित्य मिले उन साहित्यों से इन राज्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि वहां का प्रशासन कैसा था, वहां राजा कौन होता था, वहां राजा वंशानुगत था या कैसा था, या और वहां की अर्थव्यवस्था कैसी थी। ये हमें वहां के संगम साहित्य से जानकारी प्राप्त होती है। तो इसमें जो हमारा इस टॉपिक में इसमें एक है कि सरदार और सरदारी क्या होती है। तो जो सरदार थे, जो वहां का प्रमुख होता था राज्यों का, उसको सरदार बोलते थे, और उनके अंतर्गत जो क्षेत्र था वो सरदारी के अंतर्गत आता था। व्यापार से ये लोग राजस्व जुटाते थे। इसके अलावा कई चीजें अन्य थी जिसके आधार पर कृषि अर्थव्यवस्था भी अच्छी थी, जिससे ये राजस्व अपना जुटाते रहते थे। तो ये आपको थोड़ा सा इसमें ये देखना है। दक्षिण भारत के बारे में, चोल, चेर, पांड्यों के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें लेनी है। इसके बाद एक चीज और देखना है कि मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बाद क्या मौर्य साम्राज्य के बाद कौन से शासक आए। तो मौर्य प्रशासन जब लास्ट में हुआ तो उसके बाद यहाँ पर कई अन्य शासक आए, जैसे सातवाहन, उसके अलावा कुषाण, शक, ये सब भारत में शासन करना शुरू कर दिया। तो जो शक और कुषाण है ये तो बाहरी लोग थे, सातवाहन यहीं के थे। तो जो कुषाण थे वो मध्य एशिया से आए, और भारत के पश्चिमी जो क्षेत्र था वहां से वो भारत के अंदर प्रवेश किया इन्होंने। अब इन शासकों की भी एक खास बात हमें देखनी है कि चूंकि ये भारत में आ चुके थे तो इन्होंने भी अपना साम्राज्य धीरे धीरे बनाया, कुषाण साम्राज्य और शक साम्राज्य। फिर वही बात है कि कुषाण साम्राज्य की जानकारी के स्रोत, तो बाद में कुछ शासकों की जानकारी के स्रोत के लिए जो सिक्के हैं वो बहुत बड़े स्रोत हैं। एक क्वेश्चन ये भी आती है कि सिक्कों का इंपॉर्टेंस कितना है जानकारी में। तो एक अलग से अगर क्वेश्चन आए कि सिक्के किसके बारे में जानकारी देते हैं, तो इससे भी हमें शासकों के बारे में
और उनके प्रशासन के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि जो शासक थे उन शासकों के चित्र उस पर मिले और उस पर सन भी लिखा था। तो जो सिक्के हैं इनसे हमें उस समय का इतिहास जानने में बहुत बड़ी मदद मिलती है। और जो इतिहासकार हैं, जो विद्वान हैं, इन सिक्कों का उन्होंने प्रयोग करके उस काल के इतिहास को उन्होंने लिखा। अब एक क्वेश्चन, इसमें कई क्वेश्चन बनते हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन आप बार बार बनाते रहिए इसमें। जैसे कि सबसे पहले सिक्कों सोने के सिक्के किसने जारी किए, एक क्वेश्चन ये भी बनता है। तो सोने के सिक्के इंडो ग्रीक शासकों ने सबसे पहले जारी किए, क्योंकि इस सिक्कों से उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, राजाओं के बारे में, उनके प्रशासन के बारे में इत्यादि के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा उस समय के जो राजा थे उन्होंने कुछ उपाधियां भी ली थी। जैसे कुषाण शासक थे, उन्हें देवपुत्र की उपाधि ली। एक नंबर का क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि देवपुत्र की उपाधि किन शासकों ने ली थी। मैं बार बार इस चीजों को बीच बीच में इसलिए डालता रहता हूं कि आप पढ़ने के क्रम में इन चीजों पर ऐसे क्वेश्चन बना करके फोकस करके पढ़ाई करें। तो इस तरह से कुषाण शासकों ने जिस तरह से देवपुत्र की उपाधि ली, उन्होंने अपने आप को देवताओं से रिलेट करके अपनी उपाधियों को बढ़ाया, जिससे कि आम लोगों में, जनता के बीच में उनकी जो है उपस्थिति और उनको जो स्वीकार्यता हो वो प्राप्त हो। तो इस तरह से दैविक राजा का जो टॉपिक है इसमें आपको ये देखना है, और सिक्कों के बारे में विशेष तौर से आपको देखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी देख लीजिएगा, क्वेश्चन में पूछ सकता है अलग से अर्थशास्त्र से हमें किन चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, अर्थशास्त्र किसने लिखा है, मेगास्थनीज कौन था, मेगास्थनीज ने किसके बारे में लिखा, ये इस तरह के क्वेश्चन इसमें आपके और बनते हैं। इसके अलावा अब देखिए, उस समय इसके बाद जो शासक आए गुप्त शासक आए। जो गुप्त शासक आए, गुप्त प्रशासन हुआ, जैसे मौर्य साम्राज्य हुआ उसी तरह एक बार पुनः गुप्त साम्राज्य आएगा। अब इस बीच में इस पीरियड में देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य के बाद छोटे छोटे साम्राज्यों में, बहुत बड़ा एक साम्राज्य कहीं नहीं दिखेगा, छोटे छोटे वंश आएंगे, जैसे सातवाहन, कण्व, शुंग, इस तरह के वंश आएंगे। लेकिन उसके बाद पूरा मौर्य साम्राज्य की तरह एक और साम्राज्य गुप्त साम्राज्य आएगा, और गुप्त साम्राज्य जब आएगा तो फिर एक बड़े विस्तारित रूप में भारत में इसका एक शासन होगा। फिर वही बात आएगी कि गुप्त साम्राज्य की जानकारी के क्या स्रोत हैं आपके पास। तो उस समय गुप्त साम्राज्य के समय हमारे पास लिखित और पुरातात्विक दोनों स्रोत थे। लिखित में स्रोतों की भरमार हो चुकी थी, क्योंकि बहुत सारी पुस्तकें उस समय आ चुकी थी, लिखने किताबें हमारे पास है, ब्राह्मण ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है, बहुत सारी ग्रंथ है उस समय। इसके अलावा आप एक चीज और देखिए, जो अभिलेख आपको जो मौर्य साम्राज्य में दिख रहे थे, इस समय प्रशस्तियों के रूप में आपको दिखेंगे। और प्रशस्ति क्या होती है, बेसिकली प्रशंसा करना। प्रशस्ति माने प्रशंसा। तो जो भूमिदान थी, भूमिदान की शुरुआत हो चुकी थी, और भूमिदान पर आप देखेंगे कि भूमिदान जो होती थी उसमें किसी बर्तन पर या किसी तांबे के चीजों पर लिख करके दिया जाता था, ब्राह्मणों को दान किया जाता था। भूमि को दान, तो उसमें देने वाले का नाम लिखा जाता था। इस तरह से हमें भूमिदान का जो एक तरह से साक्ष्य है इस समय हमें प्राप्त होता है। तो भूमिदान जो प्राप्त हुआ आपको, वो अभिलेखों में हमें दिखा, इसके अलावा ताम्रपत्रों में दिखा। अब देखिए, प्रशस्ति जो होते थे स्तंभों में लिखे गए, और इसमें एक प्रमुख जो आपको प्रशस्ति मिलेगी वो प्रयाग प्रशस्ति है। ये उस समय के इतिहास के बारे में जानने का एक प्रमुख स्रोत है। विद्वानों ने इसका भरपूर प्रयोग किया, और इसी के आधार पर उस समय समुद्रगुप्त, जो गुप्त शासकों में एक बहुत ही प्रसिद्ध शासक था, उसके साम्राज्य विस्तार और उसने क्या साम्राज्य विस्तार के लिए किन नीतियों को अपनाया, उसके बारे में हमें इससे जानकारी प्राप्त होती है। और उसका एक है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग मतलब इलाहाबाद। इलाहाबाद से एक प्रशस्ति प्राप्त हुई, प्रयाग प्रशस्ति, जिसको उसका एक दरबारी कवि था हरिशेन, उसने लिखा था। उससे हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इस तरह से आपको, फिर मैंने कहा कि स्रोतों के बारे में विशेष रूप से ध्यान देकर के पढ़िए कि किस स्रोत से किस चीज के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अगर इसको आप ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आप ओवरऑल आपको एक समझ विकसित होगी। इसके अलावा और चीज देखिए, जब पहले मैंने कहा कि पहले किन भाषाओं का प्रयोग होता था, तो प्राकृत भाषा का, पाली भाषा का, तमिल भाषा का, इन सब भाषाओं का आप देखेंगे कि ज्यादा प्रयोग हुआ अशोक के अभिलेखों में। लेकिन बाद में संस्कृत भाषाओं का भी प्रयोग ज्यादातर किया जाने लगा। गुप्त काल तक आते आते संस्कृत भाषा का प्रयोग ज्यादातर मिलने लगा। और इसका एक उदाहरण आपको मिलेगा जूनागढ़ अभिलेख में। जूनागढ़ कहाँ है ये, फिर वही क्वेश्चन, ये है आपके गुजरात में।
गुजरात में जूनागढ़ है, यहाँ से एक अभिलेख प्राप्त हुआ रुद्रदामन का, एक शासक था, ये शक शासक था, इसने अभिलेख लिखवाया था जो जूनागढ़ अभिलेख के नाम से फेमस है। ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है और इसी से पता चलती है कि वहां पर जो इस शक शासक ने वहां पर एक झील थी, उस झील का इसने रेनोवेशन करवाया था। इसका मतलब है कि वो झील बहुत पहले बनी थी, मौर्यों ने बनवाई थी, लेकिन उसमें टूट फूट आ गई तो इसने मरम्मत करवाई थी। अब क्यों झील बनवाई गई? आपको पता है कि गुजरात शुष्क स्थान पर है, वहां पानी की समस्या है, सिंचाई व्यवस्था के लिए पानी चाहिए, तो इसलिए उस झील को मौर्यों ने बनवाई, बाद में इसने उसकी मरम्मत कराई। तो उस अभिलेख का महत्व अपने आप में है। इस तरह से क्वेश्चन 1 नंबर का ये भी है कि जूनागढ़ अभिलेख किसने बनवाई, किस भाषा में लिखी गई। तो ये सब आप जब पढ़ें तो इसको आप अपने दिमाग में ध्यान रखते हुए पढ़ें। अब एक चीज अब देखिए, 5वां जो टॉपिक है वो है आपका बदलता हुआ देहात, और उसमें है आपका जनता में राजा की छवि, यानी कि जो उस समय राजा थे उनकी जनता में क्या छवि थी। तो अब देखिए, इसके लिए कोई जनता ने तो कोई पुस्तक लिखी नहीं कि जिससे जनता क्या राजा के बारे में सोचती है हमें पता चले। उस समय तो ज्यादातर जो स्रोत मिलेंगे, लिखित स्रोत, वो भी राजाओं की तरफ से उनके दरबारी कवियों ने या अन्य लेखकों ने लिखी। तो इस तरह से आम लोग राजा के बारे में क्या सोचते थे, इसके बारे में बहुत बड़े स्रोत उपलब्ध नहीं है। हाँ, राजा क्या करता था, राजा की क्या नीतियां थी, इसके लिए हमारे पास स्रोत है, अभिलेख है, पुस्तकें, ये सब हमें पता चलता है। फिर भी उस समय कुछ चीजें हैं, जैसे एक जातक है, कथाएं हैं। जातक कथाएं बहुत ग्रंथ से संबंधित है। इन कथाओं में लोगों की जो बातें थी उसके बारे में लिखा गया, क्योंकि एक तरह से आप ये समझ जाइए कि जो जातक कथाएं हैं ये महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा थी, तो उसमें भी कुछ लोग अपने बारे में जो चीजें थी वो बताते थे। तो जातक कथाएं हैं, उस कथाओं में जो लोग राजा के प्रति क्या सोचते थे, थोड़ी बहुत जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसमें ये लोग समझते थे कि जो राजा होता था वो हमारा शोषण करता था, राजा शोषक ही था, क्योंकि वो जनता के जो देहात में रहते थे लोग, उनके प्रति उतना वो ध्यान नहीं देता था। इसमें इस टॉपिक में आप पढ़ेंगे तो एक कहानी भी आपके सामने आएगी कि राजा वो वेश बदल करके गांव में जब भ्रमण करता है तो उसको देखता, वो लोगों से अट्रैक्शन जब करता है, इंटरेक्शन करता है, तो उसको पता चलता है, लोग बताते हैं कि यहाँ पर तो अब हमारा शोषण हो रहा है, लोग हमें लूट भी लेते हैं, डकैत। तो इस तरह से राजा को पता, और हमसे राजस्व भी ज्यादा वसूला जाता है। तो इस तरह से राजा को आम लोगों के बारे में उस तरह जानकारी प्राप्त हुई कि जनता क्या सोचती है हमारे बारे में। और इसके बारे में एक जो स्रोत है वो यही जातक ग्रंथ है हमारे पास। इसके अलावा अब इसका अगला है कि उपज बढ़ाने के तरीके क्या है। चूंकि दरअसल ये आप पढ़ रहे हैं 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, उस समय जो कृषि अर्थव्यवस्था थी इसका विकास लगातार हो रहा था, और कृषि अर्थव्यवस्था का लगातार विकास होने के ही फलस्वरूप नए नए नगरों का उद्भव हुआ, जो आप देखते हैं। जो 16 महाजनपद बने और उनकी जो राजधानियां थी वो नए नगर थे, और मोस्टली महाजनपदों के जो कैपिटल सिटी जिसको आप राजधानी कहते हैं वही नए नगरों के रूप में लिया। जैसे मगध है, मगध का पाटलिपुत्र, अवंती का उज्जैनी, कौशल का अयोध्या, इस तरह नए नए नगर विकसित रूप में आए। अब आप देखिए कि कृषि के विकास के लिए क्या तरीके अपनाए गए, तो आप देखेंगे कि कृषि के विकास के लिए सबसे ज्यादा जो चेंजेज आपको दिखेगा, रोपाई पद्धति में बदलाव। पहले क्या था कि धान की जो रोपाई होती थी इसमें बदलाव आया। जो आज हम देखते हैं कि धान की रोपाई कैसे करते हैं, तो जो बच्चे गांव में कभी उनको मौका मिला होगा देखने के लिए कि रोपाई कैसी होती, तो देखा होगा कि पहले बीज डाल दिया जाता है, जब बीज पौधे के रूप में आता तो फिर उस पौधे को निकाल लिया जाता है, फिर निकाल करके एक एक पौधे को अलग अलग दूरी पर रोपा जाता है। ये रोपण पद्धति है, इससे पैदावार बढ़ जाती है थोड़े से बीज में। इस पद्धति का विकास जब इस समय हुआ और सिंचाई व्यवस्था का जब विकास हुआ, इससे उपज में ज्यादा बढ़ोतरी हुई, और इस उपज की बढ़ोतरी यानी सरप्लस की जब स्थिति आई, अधिशेष की स्थिति आई, तो अधिशेष जो होती है आपको पता होगा, इकोनॉमिक्स में भी ये बताई गई होगी चीजें कि जो अधिशेष होती है वो व्यापार के विकास में बड़ा योगदान करती है। क्योंकि जब अधिशेष होता है तो उसको आप बेचने के लिए सोचते हैं। जब आपके पास ज्यादा कोई चीज हो जाती है तो आप क्या सोचते हैं, कंजम्पशन से अधिक है तो सोचते हैं कि इसको बेच करके कुछ पैसा कमाया जाए। तो जब अधिशेष हुआ तो व्यापार का विकास हुआ, शिल्प का विकास हुआ, और जब व्यापार का विकास होगा, शिल्प का विकास होगा, तो मुद्रा अर्थव्यवस्था का जन्म होगा। यानी कि एक्सचेंज करने के लिए, सामान बेचने के लिए, खरीदने के लिए किस चीज चाहिए, पैसा चाहिए। तो मुद्रा अर्थव्यवस्था का विकास आप इस समय आप देखेंगे, और इस मुद्रा अर्थव्यवस्था ने नगरीकरण को जन्म दिया, क्योंकि जहां व्यापार की शुरुआत धीरे धीरे बढ़ेगी वहां नगरीकरण एक तरह से बढ़ेगा वहां पर।
तो इस तरह से ये आप देखेंगे कि उस समय ये तरीके अपनाए गए। हाँ, सिक्कों में आप देखेंगे एक खास बात, उस समय जो सिक्के हैं उसका नाम दिया गया आहत सिक्के। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पंच मार्क कॉइन। वहां पर सिंबल बनाए गए थे। और उस समय के जो सिक्के थे शीशे के थे, तांबे के थे, चांदी के थे, अलग अलग धातुओं के सिक्के बनाए गए। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि आहत सिक्के किसे कहते हैं, ये किससे बनाए गए थे, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए एक चीज और, अब अगला टॉपिक है, इसमें छोटे छोटे चीज आप देखेंगे। गृहपति, ये क्वेश्चन एक नंबर में आ सकता है। तो जो घर के जो मुखिया होते थे, जो घर का हेड होता था, जैसे आज हम मालिक कहते हैं, वो गृहपति कहलाता था। और इसके बाद एक चीज है कि उस समय की जो सामाजिक ताना बाना था, उसके लिए कुछ रूल और रेगुलेशन की जरूरत थी, जिससे कि जो समाज है कानूनी रूप से संचालित हो सके। तो जो आप आज देखते हैं कि जो हमारे विवाह के नियम, जो इसके अलावा समाज में कैसे लोगों को रहना है, ये सारी जो व्यवस्थाएं एक पुस्तक के रूप में ढाली गई, जिसको कहा गया मनुस्मृति, जिसकी जो रचना हुई वो 200 ईसा पूर्व से पहले से शुरू हुई और बाद में 200 ईस्वी तक हुई। इस समय ये सारी जो कोड्स हैं, यानी कि जैसे आप देखते हैं कि आजकल नए नियम है, हिंदू मैरिज एक्ट है, दुनिया भर के आप कहते हैं, इसके अलावा रीमैरिज, विडो रीमैरिज एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है। ये सारे जो एक्ट हैं जो समाज को संचालित करने के लिए विवाह से लेकर के, या उसको कहते हैं कि जैसे जो प्रॉपर्टी हो किसको जाएगी, ये सारी चीजों के बारे में एक व्यवस्था बनानी थी। वो सारी व्यवस्थाएं और सारे जो नियम कानून है आपको मनुस्मृति में लिखी गई है। मनुस्मृति एक बहुत बड़ा योगदान है, एक विधि ग्रंथ है, एक लीगल बुक्स है। समझिए इस तरह से कि मनुस्मृति एक लीगल बुक्स है। इसी के आधार पर किसी के सक्सेशन का निर्धारण, किसी की प्रॉपर्टी किसको कितनी दी जानी चाहिए, इन चीजों का निर्धारण इस लीगल बुक्स के आधार पर किया जाता था। इसमें सारी बातें लिखी गई थी। अब एक चीज देखिए, अगला टॉपिक है भूमिदान और नए संभ्रांत ग्रामीण। तो आपको मैंने पहले भी एक बार जिक्र किया था कि भूमिदान की शुरुआत हो चुकी थी गुप्त काल में आते आते। ये पहले भी था, मौर्योत्तर काल में शुरू हो गई थी, लेकिन ज्यादातर ये गुप्त काल में आपको दिखने को मिलेगा। और एक आप इसमें एक पैसेज भी आप देखेंगे कि प्रभावती गुप्त और दगुनगांव। इसमें आप देखेंगे कि प्रभावती गुप्त के बारे में एक दिया गया है कि कैसे वो करती हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि महत्वपूर्ण जो शासक थे इस समय, आप देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इस पर कुछ क्वेश्चन एक अलग भी बनता है, जो आगे के चैप्टर को इसको लिंक करना पड़ेगा। जब मैं उस चैप्टर पर आऊंगा तो इसको इस टॉपिक में थोड़ा सा चीज लेकर के समझाऊंगा। दरअसल मैं इस समय थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं कि इसमें जो है भूमिदान को बस इतना ही आपको जानना है कि भूमिदान किसको किया जाता था, भूमिदान प्राप्त करने के हमारे पास क्या उदाहरण है, किन चीजों से हमें भूमिदान का उदाहरण प्राप्त होता है और किसको भूमिदान किया जाता था। आज के लिए बस इतना ही। अगला जो मैं आपको लेक्चर भेजूंगा वीडियो में, उसमें जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स हैं, जितने बचे हुए टॉपिक्स हैं, वो उसके बारे में मैं डिस्क्राइब करूंगा। इसको जितना मैंने आपको बताया है, इन चीजों को आप फिर से एक बार पढ़ करके बुक जरूर पढ़िए। बुक पढ़ने के बाद अगर इस लेक्चर को सुनेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। फिर क्वेश्चन जरूर बनाना है आपको, एमसीक्यू जरूर बनाइए, एक नंबर के क्वेश्चन, प्रोबेबल क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। जो लास्ट टॉपिक होगा, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको भेजूंगा, उसमें मैं सारे जितने बचे हुए टॉपिक्स और इसके अलावा किस तरह आपको इस चैप्टर को फोकस करके पढ़ेंगे और कैसे हम बेटर कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बताऊंगा।